तो आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल का नाम पहले TNS कोचिंग सेंटर था, कोचिंग का भी नाम था और आज ये चेंज हो चुका है बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर में। आज के क्लास में हम रोज की तरह क्लास 10th का सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं जी? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो स्पेशली कहाँ का है? बिहार बोर्ड का है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कोई जोर नहीं कि बिहार बोर्ड से ही है, आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, टॉपिक सब में सेम ही रहता है, इतिहास बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि CBSE में और दूसरे स्टेट बोर्ड जो है उसमें इतिहास कुछ और पढ़ाया जाता होगा, ठीक है ना? टॉपिक यही रहता है। तो अभी आप लोग को पता है कि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है हमारा 6 नंबर पार्ट है, शायद ये 6 नंबर ही पार्ट है। और चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, पार्ट 8 इकाई 8। यह चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा। यह सेकंड लास्ट क्लास है इस चैप्टर का साथ ही साथ इस बुक का भी। कल ये बुक और चैप्टर दोनों समाप्त हो जाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लोग चैनल पर भी लाइव देख रहे हैं वे लोग इसको लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। प्रतिबंध का अर्थ होता है विरोध, प्रतिबंध का अर्थ होता है बैन करना, बंद कराना। जैसे कि अभी बिहार में क्या है, शराब बैन है, प्रतिबंध है, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे शराब तो बिक रहा है, बात तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, सरकार उसको क्या करके रखी है, तो बात सरकार के हिसाब से करनी चाहिए। तो प्रतिबंध है। तो उस टाइम में जो अखबार अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापते थे ना, तो अंग्रेज उस प्रेस पर क्या कर देते, प्रतिबंध लगा देते थे, उस पर रोक लगा देते थे कि तुमको कुछ भी छापना नहीं है, ठीक है। जैसे कि हाल फिलहाल आप लोग देख लीजिए महाराष्ट्र में रिपब्लिक चैनल जो है और उद्धव सरकार काफी लड़ाई चल रही है, तानाकसी काफी चल रही है। तो वहां का प्रयास है उद्धव सरकार का, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कि इसका चैनल ही बंद हो जाए, क्योंकि वो बार बार उन्हीं के खिलाफ बोलता है, ठीक है ना। तो ऐसा अभी नहीं हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप किसी की अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और कोई भी पत्रकार अपनी इच्छा से ही काम करता है। लेकिन उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, वे लोग क्या करते थे, बंद करवा देते थे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ ही सरकारी नीतियों की समीक्षा भी शुरू हो गई। मतलब भारत में समाचार पत्र आए तो उसके साथ साथ सरकारी नीतियों की समीक्षा, मतलब सरकारी नीति का अर्थ उस समय समझ, जब भी सरकार की बात होना तो समझिएगा अंग्रेजों की बात हो रही है, क्योंकि उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो जब समाचार पत्र आए, समाचार पत्रों का लोगों पर असर होने लगा, लोग उसको पढ़ने लगे, उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, तो इन सब चीजों की चर्चा अंग्रेजों के बीच होने लगी, समीक्षा होने लगी कि भाई ये हम पे अब गलत असर तो नहीं करेगा। अगर कहीं पे गलत असर करता है तो उसको कहीं ना कहीं से क्या करवा दिया जाए, बैन करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। आगे है भारत में कंपनी शासन के दौरान समाचार पत्रों के लिए आदर्श आचार संहिता नहीं थी। कंपनी की स्वेच्छा पर निर्भर था कि समाचार पत्र या संपादक के प्रति वह अपने अनुकूल, मतलब कि आज जैसा नियम है हमारे देश में कि कोई भी मीडिया वाला, कोई भी अखबार वाला सच्चाई को छाप सकता है या उसके मर्जी, उसके मन में जो भी बातें आती हैं जो देश की भलाई के लिए हो वो बोल सकता है, लिख सकता है। उस समय ऐसे कोई आचार संहिता, ऐसे कोई आदर्श नियम नहीं थे। डिपेंड करता था कि अंग्रेज जो हैं वो उनको कितना आजादी देते हैं।
यानी कि कोई भी अखबार वाला अंग्रेजों के तरफ से कितना है और अंग्रेज उन्हें कितना पसंद करते हैं, ये मैटर करता था किस चीज के लिए, कि आप क्या छाप सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो आपको नहीं छापना है। कार्य न करने पर कौन सा दंड निर्धारित करे। अगर मान लीजिए कोई भी अखबार वाला अगर कोई काम उसका नहीं करता, अंग्रेजों का उसका कहा नहीं करता है, तो उसके लिए ये लोग दंड निर्धारित करते। दंड समझते हैं ना, सजा भी देते थे कि अगर उल्टा सीधा कोई काम किया। तो आज क्या है कि किसी भी अखबार वाले को अगर आप दंड देते हैं तो पूरा मतलब पब्लिक के साथ साथ कोर्ट भी आपके खिलाफ चला जाएगा। जो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि अर्णब गोस्वामी को कुछ दिन पहले किसी केस में वहाँ के मुख्यमंत्री जो उद्धव सरकार थे वो उनको जेल करवा दिए थे। लोग काफ़ी प्रदर्शन में आए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा वहाँ के हाई कोर्ट को और इस उद्धव सरकार को। ये गलत बात है, किसी की आप अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीन सकते। वो बोलता है उसको बोलने दीजिए, अगर आप गलत नहीं हैं तो आके आप प्रूफ कीजिए कि हम गलत नहीं। आपको गलत बोल रहा है तो आप आके बोलिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है किस चीज़ की, अभिव्यक्ति की, ये मौलिक अधिकार है। मतलब कुछ बोल सकता है, वो कहीं पर भाषण दे सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तानाशाह हो जाएगा। इन परिस्थितियों में समाचार पत्र कंपनी की दया पर निर्भर थे। यानी कि जो भी समाचार पत्र वाले थे वो किस पर निर्भर थे, कंपनी पर। कंपनी का अर्थ समझ रहे हो आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। कंपनी कभी भी पूर्वेक्षण की नीति के कारण मनोकूल नहीं होने पर संपादक को वापस इंग्लैंड भेज देती थी। यानी कि मान लीजिए कि कोई अंग्रेज भी यहाँ पे अखबार खोला, कि अंग्रेज लोग भी अखबार में काम करते थे। अगर कोई भी अंग्रेज अखबार में काम करता है और वो अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं करता है, यहाँ के अधिकारियों के हिसाब से काम नहीं करता है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसको वापस कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते। काम करो, तुम निकलो यहाँ से, तुम हमारे लायक। मतलब सिंपल आप बात समझ रहे हो ना, कि अंग्रेज चाहते थे कि वो हमारा काम करे, कोई भी आए तो हमारी बड़ाई करे, हमारी जो बड़ाई नहीं करता उसको हटाओ यहाँ से। यही फंडा था अंग्रेजों का, ताकि लोगों में उनकी जो भी सच्चाई थी वो बात पहुंच ना सके। लेकिन वह भारतीय संपादकों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, अतः समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। ठीक है, जो अंग्रेज हैं, जो विदेश से आए हैं, उनको तो आप इंग्लैंड भेज देंगे। आज जो लोग यहीं के रहने वाले थे उनको कहाँ भेजिएगा, मजबूरी है, कहीं नहीं भेजेंगे, इंडिया में ही रहेगा, वो रहेगा तो छापेगा ही। तो उनके लिए ये लोग क्या करता था, नियम बना देता था, कड़ा कड़ा नियम, जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऐसे करके कई सारे नियम लगाया था कि कोई छपाई न कर सके। अब पहला यहाँ पे दिया गया है, कई अधिनियम बनाए गए। अब पहला अधिनियम देखिए, अखबार को बंद कराने के कौन कौन से नियम बने थे। पहला अधिनियम है 1799 का समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम। ये कब का अधिनियम है जी, 1799 में पर्यवेक्षण अधिनियम बना था। लॉर्ड वेल्जली, नाम ध्यान से रखिए, ध्यान याद रखिएगा, इसका नाम है लॉर्ड वेल्जली, एक अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। सेंसर आप लोग समझते हैं, जैसे कि आप लोग समझिएगा, बता रहे हैं, कोई भी फिल्म जब बनती है ना मुंबई में, मतलब बॉलीवुड में, तो उसका एक सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड का काम होता है कि कोई भी फिल्म जब रिलीज हो तो फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड एक बार उस फिल्म को देखती है, और जहाँ जहाँ कमी होता है फिल्म में, जिससे समाज में कुछ गलत प्रचार न जाए, तो उसको सेंसर बोर्ड क्या करती है, कुछ सीन को कटवा देती है, मतलब बोलते हैं इस सीन को हटा दीजिए। समझ रहे हैं बात को, मतलब एक प्रकार का सेंसर बोर्ड का अर्थ है जांच करना। क्या करना, अगर वो सेंसर बोर्ड पास करेगी कि ये फिल्म रिलीज होगी तो वो फिल्म रिलीज होती है, अगर सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगी तो फिल्म रिलीज नहीं होती। इसलिए हिंदी फिल्मों में अक्सर कोई भी फिल्म आती है तो बड़ा ही समाज पर ध्यान रखा जाता है, इसका बुरा असर न पड़े। भोजपुरी में क्या है,
सेंसर बोर्ड नहीं है। सेंसर बोर्ड नहीं होने के चलते जिसको जो मानाता है पटाख से गाना निकाल देता है। कोई भी गीत, ना उसका कोई जवाबदेही है, ना कोई मतलब कुछ भी पूछने वाला नहीं है। आपका मन आप भी गा दो, मसूरी लाल चाहे जौन लाल बन जाओ, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है कि बिहार में सेंसर बोर्ड नहीं है, होना चाहिए। सेंसर बोर्ड होने से अभद्रता कम होती है। लोगों की जो भी मूवी आएंगे वो सेंसर बोर्ड जांच करेगी, उसके बाद ही आएगा, ताकि समाज में वल्गरिटी न फैले। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, बट अभी नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक सेंसर बोर्ड बना दिया, लेकिन अंग्रेजों का सेंसर बोर्ड अच्छा नहीं था। फ्रांस का आक्रमण करते कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बारे में यहाँ के न्यूज़पेपर वाले छापते थे कि फ्रांस ने विरोध किया तो आज वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई, अपने देश को जगाने के लिए। इसका डर था अंग्रेजों को कि अगर यहाँ के लोग भी उस न्यूज़ को जानेंगे, उस समाचार को जानेंगे, तो वो ये लोग भी उन्हीं की तरह कहीं आंदोलन करना न शुरू कर दे। इसलिए वो क्या करता था कि समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया कि मतलब आपको वही छापना है, वही दिखाना है जो बोर्ड कहेगी। और बोर्ड में आदमी किसके थे? अंग्रेजों के आदमी थे। ये सारा सिस्टम था। सारा का सारा कारण क्या था कि प्रेस न चले, अखबार वाले न चले। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। अब ये नियम क्या था कि कोई भी संपादक है, संपादक मतलब जो जिसको लिखता है, जो न्यूज लाता है, मुद्रक जो टाइप करता है, और उस कंपनी का स्वामी जो मालिक है, हर अखबार का कोई ना कोई मालिक होता है, उन सब का नाम उसमें छापना है। क्यों छपवाते थे अंग्रेज पता है? ताकि पता चले कि अगर जो अंग्रेजों का मतलब शिकायत लिख देगा तो पढ़ा जाएगा, देख तरी कौन लिख ले बा, कौन है कंपनी है, तनी बुलाओ तो कनी के तनी। अब बुलाएगा तस रिमाइंड पर लो सन, कहेगा तस डंट वसन कि ताकि लिखला हमारे बारे में बुझे उल्टा सीधा, तो व्यवस्था बढ़िया से कर दो। तो बताइए क्या ये सही था? और सही क्या था? अंग्रेजों से क्या सही की उम्मीद भी है क्या कि अंग्रेज लोग कभी सही भी करते होंगे कुछ? प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पर्यवेक्षण के लिए भेजना होता था। यानी जो भी प्रकाशक है, यानी जो भी लिखने वाला है ना, कुछ भी लिखेगा ना, तो मतलब पब्लिश करने से पहले, छापने से पहले, वो अंग्रेजों का एगो सचिव होता था, कोई ना कोई उसके पास जाता था, वो उसकी जांच करता था, देखता था कि कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं छाप दिया है सब। अगर वो कहेगा नहीं इसको हटाओ, ये ठीक नहीं है, तो मिला जुला के समझो अंग्रेजों का अपने बारे में अच्छे अच्छे लिखवाना ही प्रयास था। और जो पत्रकारिता का असली काम होता है उसे उनको नष्ट करना था। क्योंकि आपको पता है कि पत्रकारिता का काम क्या है जी? सच्चाई को छापना। लेकिन ये चाहते थे कि ये सच्चाई न छापे। ठीक है ना? आगे है 1807 में इस अधिनियम को पत्रिकाओं, पंपलेट तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पत्रिकाओं, एक होता है अखबार जो डेली आता है, एक होता है पत्रिका जो सप्ताह में कभी कभी आता है, एक होता है पंपलेट। पंपलेट समझते हैं आप लोग? चुनाव तो देखल ही, हाल फिलहाल चुनाव बीतल हो तो देखिए लो, गड़िया में एगो छोटका छोटका ना रहेला प्रचारवा कागजवा में, गड़िया में से फेंक देला सन तो लोग उठा लेला है, छोटका छोटका पैम्पलेट कहल जाला। क्या कहल जाला? पैम्पलेट कहल जाला। और पुस्तकों यानी किताब भी कोई छपेगा, उस पर भी सेंसर बोर्ड लगा दिया गया कि कहीं उल्टा सीधा कोई छाप न दे, हमारी सच्चाई लोगों के सामने न आ जाए। हेस्टिंगस, यहाँ पे देखिए नाम है, बड़ा ही फेमस अंग्रेजों का ये शासक था, बड़ा ही खतरनाक भी था। इसका पूरा नाम था वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के समय कुछ ढील दी गई। ढील मतलब होता है कि मतलब इसने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया, तो बोला ठीक है रहने दो, ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। और 1818 तक पूर्व पत्रेक्षण बंद कर दिया गया। और 1818 ईस्वी जब आया ना, तो उस समय तक ये जितने भी नियम थे, ये जो नियम लगा था कि आप अपना नाम देंगे, बोला नहीं, आप ऐसे भी छाप सकते हो। अच्छा नहीं था, इतना ढील दे दिया था। दूसरा है 18 से 23 के अनुज्ञप्ति नियम। 18 से 23 का कौन नियम जी?
अनुज्ञप्ति नियम। अब इसके अनुसार देखिए क्या था। 1823 में जॉन एडम्स गवर्नर जनरल बनते ही अपने प्रतिक्रियावादी विचारों को इस अधिनियम में व्यक्त किया। जैसे कि 1818 तक वारेन हेस्टिंग्स था, 1823 में वो चला गया तो कौन आया? जॉन एडम्स। जॉन वो आते ही पहले टारगेट किया किसको? अखबार वालों को पहले ही टारगेट किया था वहीं से कि इन लोगों को बढ़िया से सुधार देना है। अब ये देखिए नियम लगाया था 1823 का अनुज्ञप्ति नियम। अनुज्ञप्ति नियम क्या होता है देखिए, इसके अनुसार मुद्रालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेनी आवश्यक थी। अनुज्ञप्ति मतलब होता है आदेश, आज्ञा। क्या होता है? वो क्या उसका नियम लगाया था कि अब तुमको कुछ भी छापना है ना तो पहले मेरे आदमी से क्या लो? परमिशन लो। वो कहेगा तो छापना है, नहीं कहेगा तो नहीं छापना है। बिना अनुज्ञप्ति 400 रुपए का दंड अथवा कारावास की सजा प्रावधान था। अगर जो व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति लिए, बिना परमिशन लिए अगर कुछ भी छापा, चाहे कुछ भी छापा, 400 रुपया फाइन और उसके बाद सजा। तो 400 रुपया अंग्रेजों के टाइम में बाबू, आज के टाइम में 2-4 लाख रुपया हो गया। दिमाग खराब बा। यहाँ से 150-200 बरस पहले का बात होता है। आज तनु के 300 रुपये फीस बता, हालत खराब हो जाता। तनु के 200 बरस बाद हुआ 400 रुपये फाइन लगत रहे। ठीक नहीं? दंड नायक बिना अनुमति मुद्रालय जब्त कर सकता था। और जो दंड नायक था, मतलब जो सजा देने वाला अधिकारी होगा, वो क्या करेगा कि उस मुद्रालय को, मुद्रालय मतलब होता है जहाँ छपाई घर, जहाँ पे अखबार छपते थे, उनको बंद करा सकता था। उनको जाके क्या कर देगा? बंद। सील बुझल लगे, सुने घर सील हो गई। सील मतलब को बंद करा देगा। गवर्नर जनरल को अनुज्ञप्ति रद्द करने का भी अधिकार था। इस नियम के आलोक में राजा राम मोहन राय के मिरात उल अखबार को, अब आप लोग कल पढ़े थे कि हमारे देश के एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। उनका एक अखबार है मिरात उल अखबार, उसको बंद होना पड़ा। क्या होना पड़ा? बंद कर दिया। किसके चलते? अनुज्ञप्ति के चलते। इन्होंने कोई आदेश नहीं दिया और छाप दिया, जिसके चलते उस अंग्रेज ने इस अखबार को ही क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। तथा J.M. बर्किंघम को इंग्लैंड में उदासित होना पड़ा। और J.M. बर्किंघम जो था अंग्रेजी अखबार वाला था, पहले भी इसका नाम आ चुका है। तो वो सच्चाई लिखता था, वो ये नहीं लिखता था कि अंग्रेज क्या करते हैं। अब इससे गुस्सा होकर इसको कहाँ भेज दिए? इंग्लैंड। और राजा राम मोहन राय को सजा देने के लिए उनके चैनल बंद कर दिए। मतलब कहने का उनका कंपनी बंद कर दी, क्योंकि उनको तो इंग्लैंड कोई भेजेगा नहीं। अब वो इंग्लैंड का था तो उसको वहां भेज दी। कोई भी अधिकारी जहां मतलब यहाँ के लोगों से प्रेम बढ़ाता था कि हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, बस देखते थे अगर यार ये देख लोग मिलजुल रहे, काम कर, तुम निकलो यहाँ से। हमें चाहिए क्रूर आदमी, हमें चाहिए खतरनाक आदमी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाए। खतरनाक खतरनाक माने जो जितना खराब होता था ना, अंग्रेज खुश होते थे और उसको पुरस्कार दिया जाता था। गजब काम किया है। जैसे जनरल डायर ने जब जालियांवाला बाग में मतलब नर्सिंग मतलब कितना लोगों को मरवा दिया, तो पूरा दुनिया उसका शिकायत के लिए इंग्लैंड में उसको ना गोल्ड मेडल दिया गया। तो गजब शानदार काम किया, ऐसे ही करते रहो। ठीक ना? तो सारा उल्टा काम था उससे, सही हम लोगों के लिए अच्छा था। आगे देखेंगे। तीसरा है भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835। अब एक नया रूल आया 1835 में, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। देखेंगे विलियम वेंटिक समाचार पत्रों के प्रति उदार था। अब एक जनरल गवर्नर आया जिसका नाम था विलियम वेंटिक। ये पिछले गवर्नर जैसा नहीं था, ये समाचार पत्रों के लिए थोड़ा सा उदार था। उदार मतलब बढ़िया था, ये रोक टोक नहीं लगाता था। लेकिन 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकाफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित किया। 1823 में जो नियम लगाया था अनुज्ञप्ति नियम, जिसका नाम था एडम्स, जॉन एडम्स, उसको मेटकाफ ने क्या कर दिया? हटा दिया। बोला नहीं, ये नियम नहीं रहेगा। मैकाले का विचार था कि आपातकाल में सरकार के पास अनंत शक्ति है तो
शांति काल में ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैकाले एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका मानना था कि माना कि जब आपातकाल आए, आपातकाल का अर्थ होता है कि देश पर कभी संकट आए, तो मैं मानता हूं कि सरकार के पास अधिकार है कि वो बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन जब शांति हो, देश में क्या हो, शांति हो, तो उस समय ये सब प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। जैसे अभी हमारा देश शांत है तो कोई प्रतिबंध नहीं, आपको पता होना चाहिए। अभी हमारे देश की लड़ाई किसी दूसरे देश से लग जाए ना, तो सरकार जैसा चाहेगी, जो चाहेगी वो कर सकती है, और आप विरोध भी नहीं कर सकते। अभी क्या है कि सरकार कह दे कि आपको अपने घर से 3 महीने तक एक दिन बाहर नहीं रख रहे हैं, आप विरोध में आ जाएंगे। लेकिन अगर युद्ध लग जाए ना, तो सालों भर रख देना तो भी रहना पड़ता है। आज ज्यादा बोलिएगा तो अंदर जाइएगा, बढ़िया से जाइएगा, क्योंकि संविधान में ये बात लिखा गया है कि जब इमरजेंसी हो, देश पर खतरा हो, तो आपको सरकार की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, उससे कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आप इस देश के नागरिक, आपका कर्तव्य है कि इस समय में, इस बुरे वक्त में आप इसका क्या दें, साथ दें। आप अपना पर्सनल फायदा ना देखें कि मेरा काम नहीं चल रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल कोरोना भी अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम आप लोग को याद है ना, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको घर में रहना पड़ा ना, और सरकार अभी भी बैन कर दे तो रहना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे ना लगे उससे मतलब नहीं, आपको रहना ही पड़ेगा। 1973 में, करीब 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लग गया था, करीब 19 महीना तक रहा था। सोच लीजिए, 19 महीना, 1.5 साल से भी ऊपर होता है, लोग घर में ही रहे थे। जो भी जबरदस्ती करता था कि ना हम ना माने, चल जाओ लो अंदर, 19 महीना अंदर रहे ले। बात समझ रहे हैं? कितना लोगों को गोली मार दिया जाता था अगर नहीं मानते थे तो। आदेश हो जाता है उसमें कि ज्यादा कोई बात करता है, नहीं मानता है, ज्यादा 4-5 आदमी एक जगह इकट्ठा होते हैं, गोली मार दो सबको। तो सरकार के ऊपर कोई नहीं है, सरकार सबसे बड़ी होती है। सरकार को हमने ही बनाया है, फिर भी वो हमसे क्या है, बड़े। क्योंकि हम लोग का पावर 2 मिनट के लिए होता है, जिस दिन वोट देते हैं, बाकी दिन कहानी खत्म। तो यहां पे मैकाले कहता है कि ठीक है, प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में, शांति में प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब किसी देश में इमरजेंसी होता है ना, मतलब कि 2 देशों के बीच लड़ाई होती है ना, तो अखबार बंद हो जाता है और मीडिया बंद हो जाती है, किसी को कोई न्यूज नहीं मिलेगा। मीडिया बिल्कुल बंद हो जाएगी, नहीं छापेगी, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कारण क्या है कि मीडिया नहीं मानेगी, वीडियो बना लेगी और बात लिख देगी। मान लो लिख देगी आज हमारे देश के 1000 जवान शहीद हो गए, तब तक कितने घरों में टेंशन बढ़ जाएगा, जिसके जिसके घर में वहां पे लड़ाई में होंगे। कुछ न्यूज नहीं देना है, एक बार लास्ट में कह दिया जाएगा कौन कौन गया कौन कौन आए। बोला ना कि आदमी के रोज रोज मरला से अच्छा एक बार कह दिया जाएगा। जैसे आदमी के ही पता नहीं कि कहिया मरे के बा, हमें कितना लोग बैठल बा, केहू को पता बा कहिया मरे के बा, मरे के तो सब केहू के बा, लेकिन एक बार कह दिया तरह तीसरा दिन मर जाएगा, तो आजे से मरे लगल जाए, आज से ना मरे लगल जाए। आ जब नहीं पता था तनी मनी फील होता कि हम मर जाए, तनी मनी फील ना होते, यही से ना बतावल जाला, कोनो न्यूजे ना बतावल जाए के जीत। एक लास्ट में होई के जीतल के हारल, एक बेर ऐलान हुई, ओकर बाद न्यूज चलिए, जब सब चीज सामान्य हुई, बिल्कुल बंद कर दिया मीडिया। कि यानी युद्ध चलता है, मीडिया ले जाकर हाँ कितना गोली चल रहा है, तो ये मजाक चलते थे, ठीक है, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होता है, ठीक है ना। आगे है, नए अधिनियम के तहत प्रकाशक प्रकाशन स्थान की सूचना देकर सुगमता से कार्य कर सकता था। ये जो नियम बना था ना, इस नियम का रूल ये था कि आप कौन है, कंपनी के मालिक का नाम क्या, इससे मतलब हमको, हाँ आप कहाँ छपाई करते हैं इतना बता सकते हैं। इतना बताना पड़ेगा कि आप किस जगह से, पटना से हैं कि दिल्ली से हैं कि कहाँ से छपाई कर रहे हैं। आज भी अखबार आता है तो क्या किसी अखबार पर आप देखते हैं कौन छपा है, देखते हैं मालिक, उसका मालिक का नाम क्या है, ये सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा के ऊपर, मन करे तो देगा, मन करे तो नहीं देगा। लेकिन लोग उसको
मतलब गुप्त ही रखते हैं। 1856 तक यह कानून चलता रहा। फलतः देश में समाचार पत्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अब जब कोई रोक टोक नहीं था, तो अंधाधुंध प्रेस मतलब अखबार वाले काम करने लगे। अखबार में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। और 4 नंबर है 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम। आपको पता है कि सबसे पहले भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? अब उसके बाद फिर एक अनुज्ञप्ति अधिनियम आया दोबारा। 1857 के अधिनियम के अनुसार अनुज्ञप्ति पुनः लागू कर दिया गया। शुरू में हमने 2 नंबर पर अनुज्ञप्ति पढ़ा था ना, जिसको जॉन एडम्स ने लगाया था, फिर आ गया। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। कितने दिन के लिए लागू किया गया था? 1 साल के लिए। का है वही स्वतंत्रता संग्राम को कंट्रोल करने के लिए 1 साल के नियम रहेगा। कोई भी कुछ भी छापेगा, फिर से अपना नाम, मालिक का नाम, मुद्रण का नाम, सबका नाम लिखना पड़ेगा 1 साल के लिए। कितने दिन के लागू हुआ था जी? 1 साल के लिए, क्योंकि उसी समय अंग्रेजों को पहली बार इंडिया के लोगों ने झटका दिया था। पांचवा है 1867 का पंजीकरण अधिनियम। 1867 का कौन सा नियम जी? पंजीकरण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत मेटकाफ के अधिनियम को परिवर्तित किया गया। किसके नियम को बदल दिया गया? मेटकाफ का, जिसका उद्देश्य मुद्रालयों को नियमित करना था। प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान का नाम होना आवश्यक था। जो हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि चाहे कोई भी अखबार छपे, सब में उसके मालिक का, अखबार वाले का पूरा मतलब डिटेल देना पड़ेगा उसमें। इसके अतिरिक्त 1 महीने के भीतर प्रकाशक को पुस्तक की 1 प्रति सरकार को देनी भी थी। अगर आप कोई किताब छापते हैं तो 1 प्रति मतलब 1 किताब आपको किसको देना पड़ता था? सरकार को, ताकि सरकार भी देखे उल्टा सीधा तो नहीं ना लिख दिया है मेरे बारे में। बहावी विद्रोह के कारण राजद्रोह फैलाने वाले को अंशकालिक या पूर्णकालिक सजा का प्रावधान किया गया। और इसके तहत यह बताया गया कि कोई भी अगर उल्टा सीधा राजद्रोह किया, राजद्रोह मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा छापा, तो कुछ दिनों की भी सजा हो सकती है या हमेशा के लिए भी सजा हो सकती है। अब डिपेंड करे कितना शिकायत की है। तो आज के लिए इतना ही। हमने 5 नियमों को पढ़ा। इसमें टोटल अधिनियम लगे हुए थे प्रेस को बंद कराने के लिए 11। कितना अधिनियम थे जी? और बचे हुए कल हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिसको भी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।